तार्किक भ्रांतियां, परिभाषाओं और उदाहरणों के साथ। कभी न कभी आपने इन तार्किक भ्रांतियों के बारे में सोशल मीडिया पर देखा होगा। आपने इन्हें फिल्मों के संवादों में, न्यायालयों में, वकीलों की बहस में सुना होगा, और हां, आपने शायद खुद भी इनका इस्तेमाल किया होगा। तार्किक भ्रांतियां या तर्क दोष वे हैं जो तर्कपूर्ण रूप से सही नहीं हैं, जो पहली नजर में तो ठोस लगते हैं, सही प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन पर दोबारा विचार करते हैं वे ध्वस्त हो जाते हैं। तार्किक भ्रांतियां तो हर जगह हैं। एक बार जब आप उन्हें पहचानना सीख जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये कितनी आम हैं और कैसे वे उस बिंदु को कमजोर कर सकती हैं जिनसे कोई बात तार्किक तरह से सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरों के तर्कों के साथ साथ अपने तर्कों में तार्किक भ्रांतियों को पहचानने में हमें सक्षम होना चाहिए। इन तर्क दोषों का ज्ञान आपको तर्कपूर्ण बौद्धिक आलोचनात्मक विचारक बनाएगा। तार्किक भ्रांति क्या है? तार्किक भ्रांति एक ऐसा तर्क दोष है जिसे सही तर्क के माध्यम से गलत साबित किया जा सकता है। यह व्यक्तिपरक तर्क या तथ्यों के साथ गलत साबित किए जा सकने वाले तर्क से अलग है। किसी स्थिति को तार्किक भ्रांति होने के लिए उसे किसी तरह से तार्किक रूप से त्रुटिपूर्ण या भ्रामक होना चाहिए। निम्नलिखित दो असिद्ध तर्कों की तुलना करें। उनमें से केवल एक में तार्किक भ्रांति है। यदि आप बिना कोट के बाहर जाएंगे तो आपको सर्दी लग जाएगी। अगर आप बिना कोट के बाहर जाएंगे तो आपको सर्दी लग जाएगी और परिवार के बाकी लोग भी इससे संक्रमित हो जाएंगे। फिर आपकी बहन को क्लास छोड़नी पड़ेगी और उसे खराब ग्रेड मिलेगा और वह अपने कोर्स में फेल हो जाएगी। क्या आप दूसरे तर्क में तार्किक भ्रांति देख सकते हैं? यह एक फिसलन भरी ढलान वाली भ्रांति, स्लिपरी स्लोप फैलेसी है। एक ऐसी स्थिति जो दावा करती है कि किसी कार्य के बाद बहुत विशिष्ट परिणाम होंगे। हालांकि दोनों कथनों को बिना कोट के बाहर जाकर और पूरी तरह स्वस्थ रहकर गलत साबित किया जा सकता है, और इस सिद्ध तथ्य की ओर इशारा करके कि सर्दी लगने का एकमात्र तरीका वायरस के संपर्क में आना है। पहला कथन सिर्फ गलत है, तार्किक रूप से दोषपूर्ण नहीं है, जबकि दूसरा कथन तर्क दोष है। तार्किक भ्रांतियों का इतिहास। तार्किक भ्रांतियां संभवतः भाषा जितनी ही पुरानी हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले हिंदू दर्शन के न्याय स्कूल के आधारभूत ग्रंथ न्याय सूत्र में पहचाना और सूचीबद्ध किया गया था। यह ग्रंथ, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच कहीं लिखा गया था और जिसे अक्षपाद गौतम द्वारा लिखा गया था, ने 5 अलग अलग तरीकों की पहचान की थी जिनसे कोई तर्क तार्किक रूप से त्रुटिपूर्ण हो सकता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने भी तार्किक भ्रांतियों के बारे में लिखा है। उन्होंने अपने काम सोफिस्टिकल रिफ्यूटेशन में 13 भ्रांतियों की पहचान की, जिन्हें मौखिक और भौतिक भ्रांतियों में विभाजित किया गया। अरस्तु की परिभाषा के अनुसार मौखिक भ्रांति वह होती है जिसमें इस्तेमाल की गई भाषा अस्पष्ट या गलत होती है, और भौतिक भ्रांति एक तर्क है जिसमें दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण तर्क शामिल होता है। आज तार्किक भ्रांतियों के बारे में हमारी समझ इन स्रोतों के साथ साथ रिचर्ड वाटली और फ्रांसिस बेकन जैसे बाद के विद्वानों के योगदान से आती है। हम तार्किक भ्रांतियों को कहां पा सकते हैं? ये आपको तार्किक भ्रांतियां लगभग हर जगह मिलेंगी जहां आप लोगों को बहस करते और बयानबाजी करते हुए पाएंगे, खासकर उन जगहों पर जो अकादमिक या पेशेवर प्रकृति के नहीं हैं। वास्तव में हम लगभग गारंटी दे सकते हैं कि आपने सोशल मीडिया पर तार्किक भ्रांतियों का सामना किया होगा, खासकर विभाजनकारी पोस्ट के तहत टिप्पणियों में। लेकिन ध्यान रखें कि वे अकादमिक लेखन में दिखाई दे सकते हैं और अक्सर दिखाई देते हैं, खासकर ऐसे लेखन में जहां लेखक को किसी स्थिति का बचाव करना होता है, जैसे तर्कपूर्ण निबंध और प्रेरक लेखन। वे व्याख्यात्मक लेखन में भी दिखाई दे सकते हैं। तार्किक भ्रांतियां सिर्फ एक आयु वर्ग, राजनीतिक संबद्धता, लिंग, जाति, धर्म, उपसंस्कृति या अन्य साझा विशेषता तक सीमित नहीं हैं। वे सार्वभौमिक रूप से मानवीय हैं। हमारा दिमाग परिपूर्ण नहीं है और यहां तक कि बुद्धिमान लोग भी तार्किक रूप से असंगत बयानों और तर्कों के शिकार हो सकते हैं। आमतौर पर लोग इस तरह के बयान इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने तार्किक रूप से उन पर सोचने के लिए समय नहीं निकाला है, इसलिए नहीं कि वे दोषपूर्ण तर्क देने का इरादा रखते हैं।
लेकिन कुछ मामलों में लेखक या वक्ता दोषपूर्ण तर्क देने का इरादा रखता है, आमतौर पर पाठकों की राय को प्रभावित करने या अपने विरोध को बदतर दिखाने के प्रयास में। अपने लेखन में तार्किक भ्रांतियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनसे परिचित हों और उन्हें पहचानना सीखें। इस तरह जब आप अपना पहला ड्राफ्ट पढ़ रहे होंगे तो वे आपको ध्यान में आएंगे और आप देख पाएंगे कि आपके लेखन में कहां-कहां सोच समझकर संशोधन की जरूरत है।